तो क्या विपक्ष इस बार यह जानने की कोशिश करेगा कि पश्चिम बंगाल में जाने वाली जाने और पश्चिम बंगाल से पलायन करने वाले हिंदुओं में कितने परसेंट यादव के थे, तो कितने परसेंट ब्राह्मण के थे, तो कितने परसेंट ठाकुर के थे, और पश्चिम बंगाल की हिंसा में जो जाने गई है उसमें कितना परसेंट और किसकी भागीदारी। वाली बात यह है कि बंगाल में जब भी घटनाएं होती हैं तो केवल एक धर्म के लोगों को ही क्यों टारगेट किया। यह सारी चीजें एक राजनीतिक और आने वाले चुनाव की हिस्सा है, क्योंकि जब तक कहा जाता है कि चुनाव में दंगा नहीं होगा तब तक वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। इसको सांप्रदायिक दंगा कहा जाए या फिर एक विशेष धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पे की जाने वाली आज हिंसा की आग में जल रहा है, और इस हिंसा का वजह जितना बंगाल की दीदी ममता बनर्जी है उससे थोड़ा कम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं है। जब से वक्फ बोर्ड पूरे देश में लागू हुआ है तभी से कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड को लेके लगातार सियासी घमासान जो है वो जारी था। बार बार ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड को बिहार में तमाम उस वक्फ बोर्ड को लागू करने से मना कर रही थी, लेकिन वक्फ बोर्ड किस प्रकार से आज पूरे पश्चिम बंगाल में इस विशेष समुदाय के लोगों को हिंसा की आग में झोंक रहा है, आज पूरा देश कहीं न कहीं नजरों पे टिकाए हुआ है। आखिर जब पहले से पता था कि वक्फ बोर्ड आते ही पूरे पश्चिम बंगाल में हाहाकार मच जाएगा तो फिर इसके लिए पूर्व से तैयारियां क्यों नहीं की गई? आखिर क्या यह पहले से सुयोजित तरीके से यह साजिश रची गई थी कि बार बार बंगाल को अपने चुनावी घमासान के लिए तो कभी वोट बैंक के लिए यहाँ के लोगों को शिकार बनाया जाएगा? आखिर क्यों जब भी चुनाव आता है तो बार बार बंगाल जो है वो हिंसा की आग में तो कभी दंगे की आग में जलने लगता है? मुर्शिदाबाद की जो घटना अभी पूरे देश में चल रही है, मुर्शिदाबाद की यह घटना तमाम एक विशेष समुदाय के लोगों को दिलों की झकझोर के रखती है। मुर्शिदाबाद की इस घटना को दो सांप्रदायिक दंगा कहा जाए या फिर एक विशेष समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों पर की जा रही हिंसा कहा जाए। लगातार जब से वक्फ बोर्ड की बातें की जा रही थी तब से वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्तियों को जितने भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी उसको सरकार अपने कब्जे में ले रही थी, लेकिन सरकार द्वारा जब एक नया बिल पास किया जाता है कि वक्फ बोर्ड की जितने भी क्षमता है उसको समाप्त किया जाएगा और वक्फ बोर्ड की जितनी भी जमीनें हैं वो सरकार के कब्जे में आ जाएगी, तब से कई जगहों पे वक्फ बोर्ड पे आधारित तमाम वर्तमान सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया था यानी कि वक्फ बोर्ड को खत्म करने का उसका समर्थन हो रहा था। तो वही कुछ दिनों बाद अचानक से पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से यह सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, इसमें कहीं न कहीं आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसको क्या कहा जाए, यह सवाल हम आप पे छोड़ रहे हैं। इसको सांप्रदायिक दंगा कहा जाए या फिर एक विशेष धर्म के द्वारा दूसरे धर्म पे की जाने वाली हिंसा कहा जाए? तमाम हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं किस प्रकार से घड़ी के जो ग्रिल है वो टूटे हुए पड़े हैं, तमाम घर की जो सामान है वो बिखरे पड़े हैं। आज के मुर्शिदाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं और केवल एक धर्म के लोग पलायन कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि बंगाल में जब भी घटनाएं होती हैं तो केवल एक धर्म के लोगों को ही क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा? क्यों? चाहे बात बंगाल की जाए, चाहे बात पाकिस्तान की जाए, चाहे बात भारत अधिकृत पश्चिम बंगाल की जाए, जब जब दंगा और हिंसा फैलता है तो हमेशा हिंदुओं को ही अपने घरों को छोड़ के क्यों बाहर जाना पड़ता है? आखिर क्यों बार बार हिंदू के घरों को शिकार बनाया जाता है और कब तक बनाया जाएगा? आखिर क्या यह सारी चीजें एक राजनीतिक और आने वाले चुनाव की हिस्सा है, क्योंकि जब तक कहा जाता है कि चुनाव में दंगा नहीं होगा तब तक वोट बैंक की राजनीति नहीं होगी। हमेशा से यह देखा गया है कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा दिया जाता है और वोट बैंक की जो राजनीति है वो तैयार हो जाती है। क्या ममता बनर्जी जिस वोट बैंक की राजनीति पश्चिम बंगाल में कर रही है उन्हीं को करारा जवाब देने के लिए नरेंद्र मोदी का यह वोट बैंक की राजनीति थी, क्योंकि उनको पता था कि जब वक्फ बोर्ड को खत्म करने वाला बिल उनके द्वारा पारित किया गया है, जब यह पश्चिम बंगाल में लागू करने के लिए आदेशित किया जाएगा तो वहां दंगा होना ही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी की भी यह सुयोजित तरीके से साजिश थी कि जब वक्फ बोर्ड पे आधारित बिल को पास किया जाएगा तो कहीं न कहीं हिंदू और मुसलमानों में दंगा फैलेगा ही? लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में पीडीए की बात कही जाती है, जातीय जनगणना की बात कही जाती है, लेकिन अब तक तमाम विपक्षी दलों के नेता ने आवाज क्यों नहीं उठाया है? क्योंकि जब जब वो जाति गणना की बात करते हैं संसद में और विधानसभा भवन में
बार बार एक आवाज गूंजती है कि बिहार में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की गई वैसे ही जनगणना पूरे देश में करनी चाहिए, और हमेशा से विपक्ष इस पर सवाल खड़ा करता है। तो क्या विपक्ष इस बार यह जानने की कोशिश करेगा कि पश्चिम बंगाल में जाने वाली जाने और पश्चिम बंगाल से पलायन करने वाले हिंदुओं में कितने परसेंट यादव के थे, तो कितने परसेंट ब्राह्मण के थे, तो कितने परसेंट ठाकुर के थे, और पश्चिम बंगाल की इस हिंसा में जो जाने गई है उसमें कितना परसेंट और किसकी भागीदारी थी। कहा जाता है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी वफादारी। तो क्या इस बार जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी जाएगी जानी? यह बात क्या विपक्ष पूछेगा वर्तमान बंगाल की सरकार यानी कि बंगाल की दीदी ममता बनर्जी से? आखिर क्यों ममता बनर्जी आज बंगाल की दीदी चुप्पी साधी हुई है और अब तक ना इस पर विपक्ष कोई आवाज उठा रहा है, ना ममता बनर्जी का कोई आधिकारिक बयान सामने आ रहा है। बाकी ये सारी चीजें हम आप पे सौंप रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जब चुनाव आता है तो बंगाल को एक हिंसा के दौर में और हिंसा की आग में झोंक दिया जाता है? क्या बंगाल को इसीलिए बनाया गया है कि चुनावी एजेंडा बना के पूरे देश में इसको परोसा जाएगा? क्या जब मालूम था कि वक्फ बिल के पास होते ही पूरे बंगाल में हिंसा फैलेगी तो इसके लिए ममता बनर्जी ने तैयारी नहीं की थी? ये तमाम सारे सवाल हम आप पे छोड़ रहे हैं और इस नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि आने वाले तमाम उस दंगाओं का और वर्तमान में चल रहे इस बंगाल के हिंसा का जिम्मेदार कौन है। जय हिंद।